नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जन्म कुंडली में बिना गुणा गणित धन योग, राजयोग और दारिद्र्य योगों के बारे में मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से। कोई भी कुंडली सामने रख के क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने चाहिए। इसके लिए देखिए, कुंडली के भावों को मैंने समूह में बांट दिया है। सबसे आसान व्याख्या मैं दूंगा। आप सबसे पहले यह देखिए, जन्म कुंडली के प्रत्येक प्रथम समूह में पहले घर को रख लेना है, चौथे घर को, सातवें घर को और 10वें घर को, ये प्रथम समूह में रहेंगे। यानी जो जन्म कुंडली का चारों केंद्र है इसे, और जो त्रिकोण है पंचम भाव और नवम भाव, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम और दोनों त्रिकोण, ये प्रथम समूह हो गए। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, सबसे पहले मैं राजयोग बता रहा हूँ, फिर उसके बाद धन योग बताऊंगा, फिर उसके बाद दरिद्रता के योग कौन से बनते हैं ये बताऊंगा, और निष्कर्ष कैसे निकाला जाएगा। आपको यह देखना होगा, जो अभी मैं राजयोग बताऊंगा, धन योग बताऊंगा, उनकी संख्या कितनी बन रही है और दारिद्र्य योगों की संख्या कितनी बन रही है। अगर धन योग या राजयोग की संख्या अधिक होती है तो व्यक्ति धनी, सुखी, संपन्न होता है, और अगर दारिद्र्य योगों की संख्या अधिक होगी तो जीवन में धन की परेशानी और स्ट्रगल अधिक रहेगा। प्रथम समूह में आपको 4 घर मिले केंद्र के और 2 घर मिले हुए हैं आपको त्रिकोण के। तो आपको यह देखना है आपकी कुंडली में कि इन चारों केंद्रों के स्वामी कौन से ग्रह हैं। जो गिनती लिखी होगी, जो राशि लिखी होगी, उनके स्वामियों को देख लीजिए। अगर ये जो चारों घर केंद्र के हैं, इनके स्वामी जो हैं और जो इस भाव के स्वामी हैं त्रिकोण के पंचम और नवम के स्वामी जो हैं, ये एक साथ बैठे हों, ये एक साथ हो या एक दूसरे की राशि में हो, यानी इनका क्या होना चाहिए, राशि परिवर्तन हो, तो ऐसे में राजयोग बन जाएगा। मैं पुनः आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है, 4 नंबर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 4 नंबर होगा तो यहाँ पर 8 नंबर होगा और यहाँ पे 12 नंबर होगा। इसी प्रकार से ये पूरी कुंडली मेंटेन हो जाएगी। जो आपके केंद्र के स्वामी हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मंगल है, अब ये मंगल ग्रह की युति, 1 नंबर का स्वामी मंगल है, मंगल ग्रह की युति इन चारों केंद्रों के स्वामी की युति इन दोनों भाव के स्वामी के साथ हो जाए और वह 6 में ना हो, 8 में ना हो, 12वें भाव में ना हो, तो ऐसे में धन योग बन जाएगा। अगर यह योग दूसरे भाव में बनेगा, लाभ भाव में बनेगा, तीसरे में बनेगा तो धन योग बनेगा, और अगर केंद्र में ही बने या त्रिकोण में ही बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, राजयोग हो जाएगा। यानी प्रथम समूह में इन भावों के स्वामी की युति इन भाव के स्वामियों के साथ हो या एक दूसरे की राशि में हो, एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों और 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ना हो तो धन योग या राजयोग प्रदान करेंगे। अब अगर ये केंद्र और त्रिकोण में ही बन रहा है तो राजयोग समझना है, द्वितीय भाव या एकादश भाव या तृतीय भाव में बनेगा तो धन योग समझना है। दूसरे सूत्र पे चलते हैं जहां से हमें धन योग की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो प्रथम समूह के ग्रह हैं, प्रथम समूह में चाहे पहला घर, चौथा घर, 7वां या 10वां घर है, केंद्र है या दोनों त्रिकोण हैं, अगर इस केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ ये दूसरे समूह के ग्रह आ जाएं, द्वितीय समूह में कौन कौन सा है, द्वितीय समूह में दूसरा घर है और 11वां घर है। यहाँ पे गलती से 9 लिखा गया है, ये 11 रहेगा। अगर द्वितीय भाव का स्वामी या एकादश भाव का स्वामी
किसी केंद्र में या त्रिकोण में या द्वितीय भाव में या एकादश भाव में पहले समूह के भावों के ग्रह के साथ युति करे, क्या करे, युति करे या राशि परिवर्तन करेगा तो भी धन योग बन जाएगा। यानी मैं इसकी व्याख्या करूं तो द्वितीय भाव का स्वामी लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश, दशमेश के साथ हो या द्वितीय भाव का स्वामी पंचमेश, नवमेश के साथ हो तो धन योग बनेगा। यह धन योग उत्तम बनेगा अगर यह युति या राशि परिवर्तन किसी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, धन भाव में हो या लाभ भाव में हो तो यह उत्तम धन योग बनेगा। वहीं अगर छठे, आठवें और 12वें भाव में बना है तो यह सिर्फ बना हुआ ही है, इसका कोई खास असर दिखाई नहीं देगा। वहीं दूसरा जो द्वितीय समूह में जो दूसरा हमारा भाव आता है यानी एकादश भाव, अगर एकादश भाव का स्वामी किसी केंद्र के स्वामी के साथ या त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो या द्वितीय भाव में हो या एकादश भाव में होगा तो भी युति करेगा या राशि परिवर्तन करेगा तो भी उत्तम धन योग की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा जो योग बनेगा इसी द्वितीय समूह से ही बनेगा। अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी द्वितीयेश और एकादशेश कुंडली में एक साथ हो या एक दूसरे की राशि में हो और या तो द्वितीय में ही हो या एकादश में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, यानी संबंध जो बने युति और राशि परिवर्तन का जो संबंध बनना है वह कहाँ कहाँ बनना है, केंद्र में बने, त्रिकोण में बने या कहाँ बने, धन भाव जिसे हम द्वितीय भाव कहते हैं या लाभ भाव जिसे हम एकादश भाव कहते हैं तो यह एक उत्तम प्रकार का धन योग बनाएगा। अब यहाँ पे आप सभी के मन में एक सवाल उठेगा कि अगर कोई ग्रह दो राशियों का स्वामी है, किसी एक अच्छे भाव का है, किसी एक बुरे भाव का है, तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए बृहस्पति की धनु राशि अष्टम भाव में है, यहाँ 9 नंबर होगा तो यहाँ 10, 11 और 12 हो जाएगा। तो बृहस्पति जो है यहाँ पर 12 नंबर का भी स्वामी है और 8वें भाव का भी स्वामी है, तो क्या यह धन योग बृहस्पति से भी बनेगा? इस डाउट को अभी मैं आगे आपके क्लियर करूंगा। तृतीय समूह देखिए, कुंडली का तृतीय जो समूह होता है भावों का उसमें लिया गया है तीसरा भाव, थर्ड हाउस, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। अब इन स्वामियों से भी धन योग बनेगा। अगर तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी, इन स्वामियों की युति हो या इनका राशि परिवर्तन हो और इन्हीं भावों में ही हो, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें में हो तो धन योग बनेगा। राजयोग तो नहीं बोल सकते, राजयोग विपरीत राजयोग का अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन धन योग बन जाएगा। लेकिन हो इन्हीं भावों में। जैसे मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली अगर होगी तो यहाँ पे 5 नंबर होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ पर 9 नंबर आएगा, 10, 11, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर। अब यहाँ पे जो तीसरे भाव का स्वामी बनेगा वो बुध बनेगा और यहाँ पे जो अष्टम भाव का स्वामी बनेगा कर्क लगन में वो शनि बनेगा। अब बुध और शनि की युति अगर तीसरे भाव, छठे भाव, 8वें या 12वें में होगा तो भी धन योग मेंटेन हो जाएगा। यानी अगर ये ग्रह युति करके केंद्र या त्रिकोण में जाएंगे तब अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि तब उस भाव के फल की हानि कर देंगे। लेकिन अगर तीसरे, छठे, 8वें, 12वें के स्वामी तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में ही युति करें या राशि परिवर्तन करें तो हम धन योग मान लेंगे। अब बात करते हैं दारिद्र्य योग की। जो आपके प्रथम समूह के ग्रह हैं यानी लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव के जो स्वामी हैं, अगर इनकी युति या राशि परिवर्तन इस तीसरे समूह के ग्रह के साथ हो जाएगा तो यह एक दारिद्र्य योग बनेगा। कहीं कहीं आपको जब आप विश्लेषण करेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा कि उसी एक ही ग्रह से धन योग भी बनेगा और उसी ग्रह से दारिद्र्य योग भी बनेगा। तो जब आप नोट करेंगे, आप ऐसे नोट करते जाएंगे कितने धन योग बने, 1, 2, 3, 4, दारिद्र्य योग भी नोट करेंगे। अगर किसी ग्रह के
द्वारा धन योग भी बन रहा है और दारिद्र्य योग भी बन रहा है तो उसे हटा देंगे, उस योग को नहीं लेंगे, शेष जो बचेंगे उसे लेंगे। शेष अभी 2 राशियों के स्वामी के कॉन्सेप्ट से आपको थोड़ा डीप में नॉलेज मिल जाएगा। अब अगर प्रथम समूह के जो हैं वो तृतीय समूह के साथ संबंध बना के केंद्र या त्रिकोण में होंगे तो भी दारिद्र्य योग बनेगा। प्रथम समूह यानी केंद्र के स्वामी तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी के साथ अगर इन्हीं भावों में होगा, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में, तो और भी ज़्यादा प्रबल दारिद्र्य योग बनेगा। दूसरा सूत्र सुन लीजिए, जो प्रथम समूह का दूसरा भाग है यानी 5वां घर और 9वां घर, अगर 5वें घर का स्वामी और 9वें घर के स्वामी का संबंध इस तीसरे समूह के स्वामी के साथ बन जाए, किसी भी भाव में बनेगा तो भी दारिद्र्य योग बनेगा। अगर विशेष रूप से यह धन वाले भावों में बन जाए, द्वितीय भाव में, एकादश भाव में, तो भी यह दारिद्र्य योग बनाएगा। जब हम रिजल्ट निकालेंगे विश्लेषण का तो किसी एक योग के कारण फलित नहीं करेंगे। देखिए, पूरा कैलकुलेशन करना है, हर एक धन योग, राजयोग देख करके ही फाइनल डिसीजन लेना है। जैसे किसी के पास 12 विधायक हैं, किसी के पास 18 हैं, तो 12 विधायक वाला भी कभी कभी सरकार बना लेता है ना, बाहर से समर्थन लेकर के। तो ऐसा कमेंट नहीं करना है कि ये दारिद्र्य योग इनकी कुंडली में था तो ऐसे थे। उस दारिद्र्य योग के बाद कुछ धन योग भी रहे होंगे, अन्य धन योग भी देखना चाहिए, राजयोग भी देखना चाहिए। ये जो धन और राजयोग मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ एक कार्यक्रम है, मतलब जितने राजयोग कुंडली के हैं, जितने धन योग है, जितने दारिद्र्य योग हैं, वो यहाँ पे नहीं कवर किया जा रहा। कुछ विशेष पॉइंट हैं, बिना गुणा गणित के आप आसानी से देख सकते हैं, उसे मैं कवर कर रहा हूँ। दूसरे दारिद्र्य योग पे चलिए। अगर आपकी कुंडली में ये जो द्वितीय समूह के ग्रह हैं यानी द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी अगर तृतीय समूह के साथ में युति करे या स्थान परिवर्तन करेगा तो भी दारिद्र्य योग बनेगा। द्वितीय भाव का स्वामी मान लीजिए 8वें भाव के स्वामी के साथ बैठ गया। यहाँ पे कर्क लगन अगर हम लेते हैं तो द्वितीय भाव का स्वामी कौन बनता है? सूर्य। और अष्टम भाव का स्वामी कौन बनेगा? शनि। अब अगर इस कुंडली में सूर्य और शनि की युति होती है तो यह एक कारण बनता है दारिद्र्य योग का, एक कारण बनेगा, यह धन की समस्या देने का एक कारण बनेगा, ना कि सिर्फ डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर देंगे कि धन की समस्या ही आएगी। अब ये जो द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है और अष्टम का स्वामी शनि है, अगर ये किसी केंद्र में बैठे, त्रिकोण में बैठे, धन भाव, लाभ भाव में बैठे, 6, 8, 12 में बैठे, हर जगह ही ये समस्या उत्पन्न करेंगे। इसी प्रकार से अगर द्वितीय भाव का समूह, द्वितीय समूह तृतीय से युति करे या प्रथम समूह तृतीय से युति संबंध करेगा तो दारिद्र्य योग बन जाएगा। अब बात आती है 2 राशियों के स्वामी की। जैसे कि मैं अभी एक उदाहरण लिया था, मान लीजिए कि अष्टम भाव में धनु राशि पड़ती है तो एकादश भाव में मीन राशि पड़ेगी, तब बृहस्पति धनेश भी हो गया यानी द्वितीय समूह में भी आ गया 11 नंबर, 11 भाव का स्वामी होकर के, और अष्टम भाव का स्वामी होकर के तृतीय समूह में भी आ गया। ऐसे में क्या करेंगे, जब कोई एक ग्रह 2 समूहों में आएगा तो उस ग्रह को उसी समूह में मानना है जिस भाव में उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि पड़ेगी। ग्रह की मूल त्रिकोण राशि बहुत मायने रखेगी 2 राशियों के स्वामी की स्थिति में। अब इसी उदाहरण पे मैं आपको समझाता हूँ। अगर वृषभ लगन की कुंडली होगी, 2 नंबर लगन में लिखा होगा तो 3 यहाँ होगा, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर 9, 10, 11, 12। अब वृषभ लगन में क्या है, बृहस्पति अष्टमेश भी है और एकादशेश भी है। अब यहाँ पर जो अगर हम इस सूत्र को लगाएं, द्वितीय समूह में 11 नंबर भाव का जो स्वामी बृहस्पति है, अगर इसकी युति केंद्र के स्वामी के साथ या त्रिकोण के साथ बने तो धन योग है। फिर वहीं तृतीय समूह में भी ये आ जाएगा कि अगर धन भाव का स्वामी इसके साथ युति करेगा तो दारिद्र्य योग बनेगा। तो इस कॉन्सेप्ट में हमें बृहस्पति को लेना है
की नहीं लेना है। बृहस्पति को हम द्वितीय समूह वाले में जोड़ लें कि बृहस्पति को तृतीय समूह में जोड़ें, क्योंकि बृहस्पति की राशियां दोनों समूह के भावों में हैं। ऐसे में बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि क्या होती है? बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु होती है। तो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि जहां पड़ेगी, अष्टम में पड़ रहा है, तो बृहस्पति को हम तृतीय समूह में रख लेंगे। मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी पड़ेगी? जहां 1 नंबर की गिनती होगी। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कहां पड़ेगी? जहां 2 नंबर की गिनती होगी। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि 5 में। इसी प्रकार से बुध की मूल त्रिकोण राशि 6 नंबर की गिनती जहां होगी, यानी जहां कन्या राशि होगी। बुध के बाद गुरु की मूल त्रिकोण राशि उस भाव में होगी जहां 9 नंबर की गिनती पड़ी होगी। गुरु के बाद शुक्र की मूल त्रिकोण राशि वहां होगी जहां 7 नंबर की गिनती पड़ी होगी। और शनि की मूल त्रिकोण राशि उस भाव में होगी जहां 11 नंबर पड़ा होगा। राहु और केतु इसमें जो है जिस प्रकार की राशि में रहेंगे, जिसके घर में रहेंगे, जो ग्रह की दृष्टि में रहेंगे, उस प्रकार से प्रभाव देंगे। तो इस प्रकार से आप सभी ग्रहों के लिए धन योग का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा उपायों की भी चर्चा कर लेता हूं। अगर किसी भी प्रकार से तृतीय भाव के स्वामी के कारण से दारिद्र्य योग बन रहा है, तो वहां पे उस दारिद्र्य योग में कमी आ जाएगी अगर तृतीय समूह का जो स्वामी ग्रह होगा वह द्वितीय भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो, लाभ भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो, तो उस दारिद्र्य योग में कमी आ जाएगी, यानी दारिद्र्य योग दिखेगा लेकिन वो खत्म हो जाएगा। किसी ग्रह के कारण अगर दारिद्र्य योग बन रहा है तो आपको उस ग्रह की वस्तु का दान कर देना चाहिए। ग्रह की वस्तु का दान करने से दरिद्रता का प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये आप 3 चीज़ें लिख लीजिए और धीरे धीरे प्रयास करके इन विषयों को समझिए।